बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम एक मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये जो मेथड है, ये मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक अलग मेथड है जिसको मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट का नाम दिया गया है। तो ये मेथड किस लिए यूज़ होता है, इसके क्या रूल्स हैं, ठीक है, किन किन रूल्स के तहत ये मेथड हम सोल्व करेंगे। मीन्स टू से डैट के जो भी क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक हमने जो भी रूल अप्लाई करना है उसका हमें एक सोल्यूशन अज्यूम करना पड़ेगा, और उस जो सोल्यूशन हम अज्यूम करेंगे वो सोल्यूशन हमारे पास उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। इसको ज़रा लिखते हैं। दिस मेथड इज़ used for finding particular integral for linear differential equation with constant coefficients। मीन्स ये जो मेथड है ये भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स यूज़ होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस A1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस A2 वाई इज इक्वल टू, राइट साइड पर क्यू ऑफ एक्स लिखा हो। ये जो क्यू ऑफ एक्स है ये एक्स का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स। और ये जो डी वाई के साथ लिखे हुए हैं ये दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होंगे तो हम इसमें से, क्योंकि ये इसका जो है मेथड की पहचान है कि जो डेरिवेटिव है, जो वाई के साथ जो वैल्यू लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ पर जो भी नंबर होगा एक कांस्टेंट नंबर में आएगा। ठीक है, राइट साइड पर क्यू ऑफ एक्स ये फंक्शन होना चाहिए एक्स का। अब ये राइट साइड पर ये जो क्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये फंक्शन कितनी तरह का हो सकता है, हम किस किस क्यू ऑफ एक्स के ऊपर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। मतलब जो भी क्यू ऑफ एक्स होगा तो हम उस क्यू ऑफ एक्स को देखते हुए इसका एक सोल्यूशन अज्यूम कर लेंगे, और वो जो सोल्यूशन होगा उसी सोल्यूशन को नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल assume the solution if q of x is equal to, if q of x is polynomial। मतलब अगर ये जो राइट साइड पर q of x लिखा हुआ अगर ये पोलिनोमियल आ जाए, किस तरह की पोलिनोमियल आ सकती है, डेट इज q of x is equal to ax square plus bx plus c, then the solution, इसका जो सोल्यूशन हमने अज्यूम करना है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3। इसको किस तरह से अज्यूम करना है, जितनी यहाँ पर x की डिग्री होगी आपने वहाँ से स्टार्ट करने, साथ उसके कांस्टेंट लगा देना c1 c2 c3। मतलब ये a b c की जगह हमने रिप्लेस कर दिया c1 c2 c3। इफ q of x is sin ax और cos ax, मतलब अगर ये जो राइट साइड पर q of x लिखा हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो इसका हमने जो सोल्यूशन है वो किस तरह से अज्यूम करना है, डैट इज़, इसको एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। डैट इज़ q of x इज इक्वल टू a sin 3x या cos 3x। ठीक है, then the
सॉल्यूशन इज, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, y इज इक्वल टू c1 साइन 3x प्लस c2 कोस 3x। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन हो सकता है, या तो साइन ax गिवन हो सकता है राइट साइड पर q ऑफ x की जो वैल्यू या कोस ax, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमने सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन एज्यूम करना है उसके अंदर दोनों ही लिखने हैं, साइन भी लिखना है और कोस भी लिखना है। अगर कोस आता है तब भी दोनों आएंगे, साइन आएगा तब भी सोल्यूशन के अंदर दोनों आ जाएंगे। तीसरा है इफ u ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर ax, तो देन द सॉल्यूशन इज, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से लिखा जाएगा, जो हमने सॉल्यूशन एज्यूम करना है वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर ax। मतलब a की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो तीन तरह के फंक्शन अगर q ऑफ x में आ जाएं तो आपने इन रूल्स, इन सॉल्यूशन की तहत इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेना है। क्वेश्चंस के अंदर जो CF है वो तो सेम उसी तरीके से निकलेगा, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना उसका जो है वो मेथड ये इन तीन जनरल सॉल्यूशन से हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास CF जो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है फॉर एग्जांपल c1 e की पावर x, ठीक है, और राइट साइड पर हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, या इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि q ऑफ x की जगह फंक्शन आया है y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x, ठीक है, और हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके अंदर भी उसका जो सॉल्यूशन है ये निकला है, और राइट साइड पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो q की वैल्यू है वो e की पावर 2x लिखी हुई है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो किस तरह से ज्यूम करेंगे, तो वो कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू c1 x e की पावर 2x। मीन्स टू से डैट कि आपके पास जब आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह की कोई वैल्यू आ गई है c1 e की पावर 2x, और जब आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो राइट साइड पर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो रहा है वो भी यही है, मतलब वो सेम फंक्शन आ रहा है, तो आपने इसका जो सॉल्यूशन एज्यूम करना है, सॉल्यूशन एज्यूम करने के लिए हमें उसके साथ x लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो था जी जो हमारे पास इस तरह का CF आ जाए। अब फर्ज कर लें हमारे पास CF आ जाता है CF डॉट c1 प्लस c2x e की पावर 2x, मतलब जो रिपीटेड रूट आ जाते हैं इस तरह का CF आ गया, तो आपने जो इसके लिहाज से जनरल सॉल्यूशन एज्यूम करना है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन एज्यूम करने का मतलब ये होगा कि जब आपने इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है तो वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर ये सेम वैल्यू तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। तो अगर रिपीटेड रूट आ जाए जिसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है, देखें ज़रा, और राइट साइड पर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आ रहा है जो e की पावर 2x में लिखा हुआ है। अब देखें ज़रा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा c1 e की पावर 2x, तो इसका जो सोल्यूशन लिखा जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा वो देखते हैं ज़रा। अब c1 इससे मल्टीप्लाई होगा और c2x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या करना होता है कि जी जितने x आ गए हैं उनको छोड़ के जो लोएस्ट डिग्री वाला x है वो हमने उसके जो अज्यूम्ड सॉल्यूशन के अंदर उसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अब देखें ज़रा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस CF लिखा था वो ये तो इसमें ऑलरेडी है, c2x वो भी आ जाएगा, तो आपने इसका जो जनरल सॉल्यूशन अज्यूम करना है वो क्या बनेगा, c1, अब कांस्टेंट भी है x भी है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा c1 x स्क्वायर e की पावर 2x। तो इस तरह से हमने इसका जनरल सॉल्यूशन अज्यूम करना है। बस इसमें इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर सॉल्यूशन एक बार आ गया वो आपने दोबारा जो अज्यूम सॉल्यूशन है उसके अंदर उसको नहीं लिखना।
तो उसको चेंज करने के लिए हमने देखना है कि एक्स के मल्टीपल्स लगाने हैं। वो कौन सा एक्स का मल्टीपल होगा, लोएस्ट डिग्री वाला एक्स आपने क्या कर देना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसके सोल्यूशन को अज्यूम करना है। इस बात को दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर वही सोल्यूशन रिपीट हो जाए जो आपके पास जो वैल्यू क्यू ऑफ एक्स के अंदर लिखी हुई है ई की पावर 2x, तो हमने उन दोनों को सेम सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करना। तो उसका जो अज्यूम सॉल्यूशन होगा तो हमने क्या करना है, उसके अज्यूम सॉल्यूशन के साथ x को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये जो लिखा हुआ है कि x को हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या बताई है कि अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह का हो जिसके अंदर रिपीटेड रूट्स हों और उसका जो सोल्यूशन है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है, तो e की पावर 2x के साथ c1 मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरी आपके पास e की पावर 2x के साथ c2x मल्टीप्लाई होगा, तो इसके अंदर c1 e की पावर 2x भी है, c2 x e की पावर 2x भी है। तो हम दोबारा से इसका जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अज्यूम सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो इन दोनों में जो फंक्शन आ रहा है उसके मुताबिक हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, लोएस्ट डिग्री वाली जो वैल्यू होगी जो इसके अंदर नहीं है, हमने एक्सपोनेंशियल को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखें ज़रा c1 e की पावर 2x, c2 x e की पावर 2x, अब x से आगे वाली वैल्यू क्या आ रही थी, x स्क्वायर। तो इसका जो अज्यूम सॉल्यूशन है ये लिखा हुआ c1 x स्क्वायर e की पावर 2x, ठीक है। तो ये ख्याल करना है कि जी q ऑफ x और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर जो सॉल्यूशन आ रहा है उनको आपने सेम नहीं लिखना। नेक्स्ट इन रूल्स को कुछ एग्जांपल्स की कुछ प्रॉब्लम की मदद से सोल्व करके देखते हैं। ये जो रूल है इस रूल को हम जैसे हमने प्रीवियस पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखा था तो इसकी मदद से भी हम वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। इस मेथड की मदद से भी वो किन किन फंक्शन के लिए निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास पोलिनोमियल आ जाए, ठीक है, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या इस तरह का फंक्शन आ जाए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन तीन तरह के फंक्शन हो तो हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उस प्रीवियस मेथड के अंदर हमने 4 5 6 रूल पढ़े थे। तो इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही काम करना है और आपने इसका जो सोल्यूशन है वो अज्यूम सोल्यूशन है उसको याद रखना है। देखिए ज़रा क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं इन रूल के तहत। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का नाम देते हैं 1, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के इसका CF निकालते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये y डैश का मतलब भी आपके पास वो d स्क्वायर d और ये सिंपल y है। तो इसकी ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से भी m की वैल्यू 2 आ गई। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं इसका CF किस तरह से निकलेगा। CF इज इक्वल टू, अब रिपीटेड रूट है तो किस तरह से लिखा जाता है, C1 प्लस C2 x e की पावर 2x, ठीक है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं 4 pi ऑफ 1 वी अज्यूम, हम एक अज्यूम करते हैं yp। अब देखें ज़रा यहाँ पे एक्सपोनेंट, अब हमने क्या देखा था, अगर राइट साइड पर ये जो q ऑफ x है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, मतलब अगर q ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो इसका जो हमने सॉल्यूशन अज्यूम करना है वो किस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x, ठीक है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन अज्यूम करना है। तो अब यहाँ पर देखें ज़रा कि जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मैंने आपको ये बात बताई थी
कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर अगर वही फंक्शन आ जाए जो हमारे पास राइट साइड पर क्यू ऑफ एक्स में है, तो हमने जो इसका सोल्यूशन अज्यूम करना है वो किस तरह से करना है कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसका सोल्यूशन ये अज्यूम करें तो ये देखें ज़रा, ये C1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻²x, सेम फंक्शन बन गया। तो अगर हम इसके बाद, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा C1x e⁻²x, अगर ये फंक्शन अज्यूम करें तो देखें ज़रा C2x e⁻²x, अब ये भी सेम फंक्शन आ रहा है। तो आपको ये बताया गया था कि जी हमने वो वाला फंक्शन अज्यूम करना है जो, तो एक तो इसके अंदर रिपीट ना हो, ठीक है, और दूसरा देखना है कि जी x की लोएस्ट डिग्री वाली वैल्यू को हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मतलब अब C1 e⁻²x है, C2x e⁻²x है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, C3x² e⁻²x, ठीक है। C1 C2 दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए हैं और x भी आ गया, तो हमें जो इसका जो अज्यूम सोल्यूशन लिखना पड़ेगा वो क्या आ जाएगा, C3x² e⁻²x। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका ये सोल्यूशन अज्यूम कर लेंगे। अब सोल्यूशन अज्यूम करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन के अंदर y⁻y' ये यूज़ हो रहे हैं, तो इसके हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं और डेरिवेटिव लेने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो हमने वहाँ से C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल कर इसके अंदर पुट करनी है, तो ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं। बस इसके अंदर जो मेन काम है वो याद रखने वाला यही है कि जी आपने इसका जो सोल्यूशन अज्यूम करना है वो कैसे करना है, वो तो हमने जो प्रीवियस उसके रूल्स देखे हैं उसी के मुताबिक हम इसको देखेंगे। लेकिन कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, जब आपके पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके अंदर सेम फंक्शन आ जाए जो कि हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हमने रिपीट नहीं करना, तो उसको इससे बचने के लिए हमने उस फंक्शन को किस तरह से लिखना है, जितनी एक्स हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं उसको हमने छोड़ के जो लोएस्ट डिग्री वाली वैल्यू है जो इसके अंदर नहीं है, हमने उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमने लिखा हुआ, तो यहाँ से हमने ये इसका सोल्यूशन अज्यूम कर लिया। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा, C3 जो कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बाय निकाल लेते हैं। तो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन ऐसे ही आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव .2 प्लस, और ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे ही आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x। y' क्या बन गया, C3 2x² e⁻²x प्लस 2x e⁻²x। ये C3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y' C3 2x² e⁻²x प्लस C3 2x e⁻²x, ठीक है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि हमने क्या करना है, इसके दो डेरिवेटिव निकालने, दो डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। तो इसका जो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, y⁻p' इज इक्वल टू, तो इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाय निकाल देते हैं, क्या है 2C3 तो कांस्टेंट है। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, e⁻²x, पावर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2 प्लस e⁻²x ऐसे ही आ गया, और x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस, इसमें क्या कॉमन एक जो कांस्टेंट उसको बाय निकाल लेते हैं, 2C3 जो कांस्टेंट है, ठीक है। अब पहला फंक्शन तो ऐसे ही आ गया, इसका जो डेरिवेटिव है e⁻²x.2, ठीक है, प्लस e⁻²x ऐसे ही आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। y⁻p', इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 4C3, और क्या बन गया x² e⁻²x प्लस, ये से मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा 4C3x e⁻²x प्लस, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2C3x e⁻²x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मगर 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा ये, बल्कि ये क्या बनेगा यहाँ पर 4 आएगा,
ठीक है, 2 से 2 मल्टीप्लाई को 4 बन गया, और ये 2c3 आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2c3 ई की पावर 2x। अब देखें ज़रा यहाँ पर ये y डैश की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, ये y डैश की वैल्यू, ये y डबल डैश की वैल्यू, इसको उठाकर हमने वन इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो वहाँ से उसको, बल्कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कोई वैल्यू ऐड तो नहीं हो रही। अब ये 4c3 एक्स ई की पावर 2x है, ये भी 4c3 एक्स ई की पावर 2x है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। y डबल डैश 4c3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 8c3 एक्स ई की पावर 2x प्लस 2c3 ई की पावर 2x। तो ये तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब इसको उठाकर जो रीजनल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। अब ये देखें ज़रा, वैल्यू y डैश और y डबल डैश की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या कैंसिल हो रही कोई वैल्यू, को उसको कैंसिल कर देते हैं। 4c3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 8c3 एक्स ई की पावर 2x प्लस 2c3 ई की पावर 2x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इसको मल्टीप्लाई किया 8 बन गया, 8c3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, और इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, माइनस 8c3 एक्स ई की पावर 2x प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ठीक है। राइट साइड वाला फंक्शन हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो देखिए ज़रा कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। अब ये 8c3 एक्स तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये 4c3 एक्स स्क्वायर और ये 4c3 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या बन गया 8, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, 2c3 ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर 2x। तो ये टर्म हमारे पास बच गई है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर जितने भी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, अब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट हमने इक्वेट कर लेने हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अब इसके अंदर एक कोफिशिएंट यूज़ हो रहा है C3, इसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो किस तरह से फाइंड होगा, ये इधर भी e की पावर 2x है, इधर भी e की पावर 2x है, तो ये क्या बन जाएगा 2c3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से C3 की वैल्यू क्या आ गई, C3 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको उठाकर इसके अंदर पुट कर देते हैं। देयरफॉर जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है तो इसको हम पुट कर देते हैं। हमने ये जो शुरू में सॉल्यूशन अज्यूम किया था उसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हम ये C3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास अज्यूम सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। देयरफॉर yp इज इक्वल टू क्या आएगा, C3 की वैल्यू 1/2 और साथ इसके क्या एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। तो ये इसका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज। तो हमने क्या करना है, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको और इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके लिख देना है। क्या आएगा, C1 C2 x ई की पावर 2x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x। तो ये जो है हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखें ज़रा, सबसे पहले तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। किस तरह के रूट, आप ये देखें कि ये इसके ऊपर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसकी फैक्टराइजेशन करके हमने ये रूट निकाली। अब ये जो रूट आए हैं ये देखें, कम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट आए हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट किस तरह के रूट होते हैं, जिसके अंदर आयोटा आ जाए।
इसका जो सी एफ है वो हमने पहले सीखा हुआ है किस तरह से लिखना है। ये देखिए सी एफ हमने निकाल के लिख दिया है ई की पावर माइनस एक्स सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सॉल्यूशन एज्यूम करना है। तो राइट साइड पर देखें ज़रा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और हमने देखा था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हमने सॉल्यूशन किस तरह से एज्यूम करना है। ये देखें ज़रा, इफ़ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स, ठीक है। तो इसका जो हमने सॉल्यूशन लिखना है, ये देखें ज़रा, अगर राइट साइड पर जो क्यू ऑफ एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन साइन थ्री एक्स। अब हमने उसके बाद एक फंक्शन लिख दिया था जी क्यू ऑफ एक्स के, ये साइन थ्री एक्स है। तो इसका जो सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन साइन थ्री एक्स प्लस सी टू कोस थ्री एक्स। दोनों आ जाए तो आपने उसका सॉल्यूशन यही लिखना है, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, इसका जो सॉल्यूशन अज्यूम किया गया है y इज इक्वल टू सी थ्री साइन टू एक्स प्लस सी फोर कोस टू एक्स। अब हमने ये देखना होता है कि जी ये जो हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया है, ये सॉल्यूशन और जो सी एफ है उसमें कोई इस तरह की वैल्यू तो नहीं आ रही जो हमारे पास पहले ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन में आ चुकी है। तो इसमें नहीं आ रही क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू इससे क्या कर जाएंगी, डिफर कर जाएंगी। तो इसको नेक्स्ट सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस टू एक्स, उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया टू। इसी तरह से कोस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन टू एक्स और इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया टू। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई है। इसके बाद इसका हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव लिया है। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया। कोस का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा माइनस साइन टू एक्स और एंगल का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा टू, वो टू इस टू से मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा माइनस फोर सी थ्री साइन टू एक्स। इधर आ जाएं, अब यहाँ पे जो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कोस टू एक्स और ये जो आगे टू एक्स लिखा हो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू, वो टू और ये टू आप मिलकर क्या बन जाएंगे माइनस फोर, ठीक है। तो ये दो डेरिवेटिव आ गए हमारे पास। इन दोनों डेरिवेटिव को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट करना है, इस क्वेश्चन में पुट करना है। वाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, वाई डैश की यहाँ पर पुट करनी है और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। आगे हमने यही लिखा हुआ है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई डबल डैश एंड वाई डैश इन वन। तो इसके अंदर मैंने ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। वाई डबल डैश की वैल्यू ये लिखी हुई है, वाई डैश की वैल्यू ये लिखी हुई है और ये वाई की वैल्यू, और राइट साइड पर ये जो फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो इसको ज़रा टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फाइव से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जो सेम कॉन्स्टेंट या सेम कोफिशिएंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपस में या तो कैंसिल कर दें या सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखें ये सी फोर सी थ्री है, ये फाइव सी थ्री आपस में माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा सी थ्री, और ये उसके बाद ये फोर सी फोर है और ये फाइव सी फोर है और साथ में कोस टू एक्स है, ये आपस में माइनस हो गया, पाँच में से चार गए फोर कोस टू एक्स आ जाएगा। अब ये वैल्यू बच गई है और ये बच गई, इन दोनों को मैं एज इट इज़ लिख दिया और राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी गई। अब देखें ज़रा, इस साइन टू एक्स के अंदर ये साइन टू एक्स है और ये साइन टू एक्स, इसमें साइन टू एक्स कॉमन आ गया और ये कोफिशिएंट जो थे उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें और इसमें कोस टू एक्स कॉमन आ रहा है तो कोस टू एक्स कॉमन ले लिया, सी फोर प्लस फोर सी थ्री यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं। अब ये देखें साहब, यहाँ पे साइन टू एक्स है तो इधर साइन टू एक्स है, इधर कोस टू एक्स है, इधर कोस टू एक्स है, तो ये आपस में इक्वेट हो जाएंगे। ये देखिए ज़रा, कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, साइन टू एक्स के साथ जो कोफिशिएंट इधर सी थ्री माइनस सी फोर पड़ा होगा, राइट साइड पर क्या लिखा हुआ सिक्स, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। और इसी तरह से कोस टू एक्स के साथ ये फोर सी फोर प्लस फोर सी थ्री, सॉरी सी फोर प्लस फोर सी थ्री, और राइट साइड पे क्या लिखा होगा सेवन। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियस सोल्व करके सी थ्री और सी फोर की वैल्यू निकालेंगे
और हमारे पास इसको हमने जो सोल्यूशन एज्यूम किया था उसके अंदर पुट करके वो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या किया हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, इस इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 में ऐड कर देंगे। तो ये देखें 1 इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया 16c3 आएगा, ये 4c4 आ जाएगा, ये 28। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस ये दोनों क्या बन गया 17, इधर क्या बन गया 34। यहाँ से c3 की वैल्यू क्या आ गई 2। इस c3 की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट करें, आपके पास c4 आ जाएगा। इसको हमने 1 के अंदर पुट किया, 1 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास c4 क्या आ गया -1। तो इसको उठाकर हमने ये जो हमने सोल्यूशन अज्यूम किया था ये यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो देखें ज़रा क्या बन गया, c3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, c4 की वैल्यू -1, तो इसके अंदर पुट कर दिया। तो देखें ज़रा ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया, और इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को और CF को जब हम ऐड करके लिखेंगे वो इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये चीज़ लिखी है, हैज़ द कंप्लीट सोल्यूशन इज़। अब ये देखें ये CF था और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल था, दोनों को ऐड करके लिखा है, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन निकल आया। अभी तक हमने ये मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के 2 रूल्स को डिस्कस किया है। एक तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डील किया है, दूसरा कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। बाकी रूल को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।